Good morning everyone. Welcome to the video lecture program of ABC College of Education. Myself AK Jha, Assistant Professor, ABC College of Education, Neura, Patna. Today we will going to discuss about multidisciplinary approach. After completion of this video lecture program, you will be able to explain what is multidisciplinarity, importance of multidisciplinarity, and how it helps student to achieve mastery of knowledge. So let's begin. मल्टीडिसिप्लिनरिटी को बहु अनुशासनात्मकता या बहु अनुशासनिक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। गार्डनर ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि बहुविषयक शब्द विभिन्न विषयों के संयोजन को सीखने के स्वतंत्र और अलग घटक के रूप में संदर्भित करता है, अर्थात इसमें हम अलग अलग डिसिप्लिन्स को लेते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटीज़ के रूप में जाने जाते हैं, न कि एक सबमर्जिंग डिसिप्लिन के रूप में। बहुविषयक दृष्टिकोण विभिन्न विषयों से ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह अपनी अनुशासनात्मक सीमाओं को पार नहीं करता है, अर्थात कोई भी डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन के साथ अपने आप को मर्ज नहीं करेगा और न ही किसी भी नए डिसिप्लिन का निर्माण करेगा। ये अपनी परिधि में रहकर ही ज्ञान के निर्माण के लिए प्रयासरत रहते हैं। यह अनुशासनों का एक गैर एकीकृत मिश्रण है। यहाँ पे अनुशासनों का इंटीग्रेशन होता है, डिसिप्लिन का इंटीग्रेशन होता है, बट हम उन्हें टोटल इंडिपेंडेंसी नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो एक दूसरे में सबमर्ज हो जाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाएगा, न कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो यहाँ पे हम इसे एक नॉन इंटीग्रेटिव मिक्सचर के नाम से जानते हैं और इसमें सारे डिसिप्लिन्स अपने मेथडोलॉजीज़, अपने एजम्पशंस को बनाए रखते हैं और किसी भी प्रकार के नए डिसिप्लिन का निर्माण नहीं करते हैं। Multidisciplinary approach attempts are made to relate the disciplines, but the identity of each discipline is maintained. कोई भी डिसिप्लिन अपने आप को विघटित नहीं करता है, यही मल्टीडिसिप्लिनरिटी की सबसे बड़ी खासियत होती है। आप हर एक डिसिप्लिन के डोमेन में जाकर अपने समस्या के समाधान के लिए तर्क ढूंढते हैं, न कि उस डिसिप्लिन को विघटित करते हैं। जब भी आप मल्टीडिसिप्लिनरिटी अप्रोच के थ्रू सीखते हैं तो आप किसी न किसी थीम, टॉपिक या किसी मुद्दे को लेकर सेंसिटिव होते हैं या उसमें आपको अलग अलग दृष्टिकोण से सीखने की आवश्यकता होती है, सोचने की आवश्यकता होती है और इसी प्रक्रिया में मल्टीडिसिप्लिनरिटी का जन्म होता है। इस प्रकार के उपागम में दो या अधिक अनुशासन किसी एक थीम पर या टॉपिक पर गहन अध्ययन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जब भी आपके पास कोई ऐसी समस्या आती है या किसी ऐसे थीम पे चर्चा करनी होती है जो किसी एक एस्पेक्ट में या किसी एक डिसिप्लिन में बंधा न हो, बल्कि वो वेरियस अप्रोचेज से उसमें सोचने के लिए अवसर मौजूद हो, तो ऐसे केसेस में हम अलग अलग डिसिप्लिन को मिक्स करते हैं और इस प्रकार मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का व्यू क्रिएट होता है। मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण विभिन्न अनुशासन मिलकर किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करता है और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के ज्ञान के संयोजन से नवीन ज्ञान या विशेषज्ञता का सृजन होता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञों की सेवाएं लेते हैं एक मल्टीडिसिप्लिनरिटी वाले सिनारियो को क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे क्रिएशन के बाद जो ज्ञान का निर्माण होता है वह बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने अनुभवों को साझा करते हैं और इस प्रकार एक नवीन विशेषज्ञता की उत्पत्ति होती है। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और भी अधिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमने अपना पहला एग्जाम्पल लिया है पॉपुलेशन
एक्सप्लोजन को लेके और इसके कंसेक्वेंसेस को लेके। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 डोमेन हैं जिसके तहत हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को शामिल किया गया है। निश्चित ही इन पांचों आयामों पर डिस्कस करने के लिए हम 5 अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चाएं करते हैं। तो जब हम ज्योग्राफिकल रीजन्स से बात करते हैं तो यहाँ किसी भी एरिया में या किसी भी भूभाग का फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसे हम ज्योग्राफी के तहत अध्ययन करते हैं। सोशियोलॉजी के तहत हमारे सोशल वैल्यूज़, सोशल मोबिलिटी, अर्बनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को प्रभावित करती हैं। अर्बनाइजेशंस के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब लोगों को या समाज को सुविधाएं मिलती है तो वहाँ मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होता है और स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ने से इस प्रकार के आकस्मिक मृत्यु पर भी रोक लगता है, जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बढ़ावा मिलता है। इकोनॉमिक्स के मायने में अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे समाज होते हैं जहाँ पे बच्चों को एक एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में देखा समझा जाता है, तो वो अधिक से अधिक अपने परिवार के विस्तार को मजबूती देना चाहेंगे। और इसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं तो कस्टम्स, ट्रेडिशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेंडेड फैमिली जो होती है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बढ़ावा देने के लिए। पॉलिटिकल साइंस भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बढ़ावा दे सकता है या उस पर नियंत्रण कर सकता है। यदि आपके एरिया में या आपके राष्ट्र में मैरिज को लेके कठोर नियम या कानून बनाए जाते हैं तो आप मैरिज से बचना चाहेंगे। इसी प्रकार यदि आपके ऊपर टैक्स का बड़ा बोझ होगा तो आप बड़े परिवार से बचना चाहेंगे। वहीं अगर आपके ऊपर टैक्स का बोझ अपेक्षाकृत कम होता है तो आपको बड़े परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं होती है। तो ये सारे अप्रोच जो हैं वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे काम करते हैं और इसे समझने के लिए हमें अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करनी होती है और यही मल्टीडिसिप्लिनरिटी अप्रोच का सबसे बड़ा फीचर होता है। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। हमने यहाँ पे इजराइल फ़लस्तीन विवाद को अपना मुद्दा बनाया है या अपने केंद्र बिंदु में रखा है। इस मुद्दे के पीछे सोचने के लिए हम 4 आयाम की ओर दृष्टि दे सकते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजिकल, दूसरा फिलोसॉफिकल, तीसरा हिस्टोरिकल और चौथा अर्थ साइंस के दृष्टिकोण से। यदि हम इन दोनों ही समूहों के हिस्ट्री की बात करें तो इनके पॉलिटिकल ओरिजिन जो हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे केसेस में संभावना बनती है कि दोनों में अनबन हो। इसी प्रकार यदि हम इनके रिलीजियस व्यूज़ को फिलॉसफी के अंतर्गत देखते हैं तो यदि इनमें धार्मिक असमानताएं हैं तो फिर हो सकता है कि ये इनके लड़ाई का कारण बने। तीसरा, सोशियोलॉजी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं और वाटर रिसोर्सेज को लेकर, जिसे अर्थ साइंस में सूचीबद्ध किया गया है, इनकी समस्याएं हो सकती है कि इस मामले में भी दृष्टिपात की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि इजराइल फ़लस्तीन विवाद के पीछे कम से कम 4 कारण, हो सकता है और भी कई सारे कारण हो, और उन डिसिप्लिन के माध्यम से उन आयामों पर भी चर्चा करने की ज़रूरत हो, लेकिन कम से कम 4 कारण तो हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहे हैं। मल्टीडिसिप्लिनरिटी अप्रोच का हमने अध्ययन किया। हमने ये समझा कि मल्टीडिसिप्लिनरिटी अप्रोच में सीमाएं किसी भी डिसिप्लिन द्वारा साझा नहीं की जाती हैं, किसी भी डिसिप्लिन का विघटन नहीं होता है, नए डिसिप्लिन का निर्माण नहीं होता है, परंतु यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स मिलकर एक नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं और ऐसा करते हुए वह अपने अपने डिसिप्लिनरिटी पर्सपेक्टिव्स के माध्यम से ही ऐसा सोचते हैं या अपने व्यूज़ को रखते हैं। इस प्रकार मल्टीडिसिप्लिनरिटी इंटरडिसिप्लिनरिटी से एक अलग कंसेप्ट है। आइए हम इसके कुछ एडवांटेजेस को सूचीबद्ध करते हैं। सबसे पहला है यह विषय पर एवं उसके वास्तविक अनुप्रयोग पर उच्च स्तरीय दक्षता का विकास करता है। जब आप एक ही थीम पर अलग अलग कंसेप्ट से अलग अलग डिसिप्लिन के माध्यम से सोचते हैं और इस प्रकार आपका सीखना होता है तो निश्चित रूप से आप
उच्च स्तरीय दक्षता हासिल करते हैं। छात्र एक एकीकृत पाठ्यक्रम की संरचना बनाते हैं। यहाँ पे हमने प्रारंभ में ही देखा था कि हम पाठ्यक्रम का एकीकरण या डिसिप्लिन का इंटीग्रेशन करते हैं, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, और इस प्रकार के इंटीग्रेशन से हमारे लिए सीखना अपेक्षाकृत बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि हमने अपने अनुभवों में देखा है कि जब एक नवीन चीज़ जिसको किसी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से जोड़ के सिखाया जाता है तो वह सीखना हमारे लिए अपेक्षाकृत सरल होता है और अस्थायी होता है। छात्रों में टीम भावना का विकास होता है, क्योंकि इस प्रकार के नॉलेज के क्रिएशन में हम अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को लेते हैं और उनके व्यूज़ को समराइज करके अपने लिए लर्निंग क्रिएट करते हैं। तो ऐसे केसेस में यह स्वाभाविक है कि हमारे अंदर टीम स्पिरिट की भावना का विकास होगा। यह छात्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है और उनके काम करने के तौर तरीकों में सुधार भी करता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को भी यहाँ प्रमोट किया जाता है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में। विद्यार्थियों को विषयों के बीच अंतर संबंध देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब एक छात्र अलग अलग एक्सपर्ट से किसी एक ही मुद्दे पर अलग अलग कंसिक्वेंसेस को देखेगा तो इस प्रकार वह इंटरकनेक्टिविटी को बिटवीन द डिसिप्लिन समझने लगेगा और इस प्रकार उसका सीखना अस्थायी होगा। यहाँ पे जो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं, जो एजम्पशंस होते हैं, वो परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारे एक दूसरे को मर्ज कर रहे हैं और इस प्रकार ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है या इस कन्फ्लिक्ट का आधार पैदा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अवधारणाएं परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं और इस प्रकार यह अपने आत्मसात को प्रेरित भी करती हैं। आइए हम अपने निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल है या सहयोगी है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े विचारों के साथ सबसे अच्छा सीखता है। जब भी आपको इंटरलिंक्ड या कनेक्टिविटी के थ्रू सिखाने की कोशिश की जाती है तो आपका सीखना अपेक्षाकृत तीव्र होता है और मजबूत भी होता है और अस्थायी भी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको कई बार किसी एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे अलग टॉपिकों का रेफरेंस देकर सिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आपके अंदर जो पूर्व ज्ञान मौजूद है उससे जोड़कर नवीन ज्ञान की संकल्पना आपके अंदर स्थापित की जाए, ताकि आपका अधिगम अपेक्षाकृत अस्थायी हो। और यह मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे यह माना जाता है कि सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और जुड़े हुए चीज़ों को उसी अनुरूप सीखना अपेक्षाकृत अच्छा होता है, अस्थायी होता है। पाठ्यक्रम जब एकीकृत होगा तो असंबद्धता से निजात मिलेगी और असंबद्धता नहीं होने से हमारे लिए किसी भी प्रकार से लर्निंग आउटकम बहुत ही अच्छा होगा। आइए हम एक फिगर के माध्यम से मल्टीडिसिप्लिनरिटी को क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीडिसिप्लिनरिटी वाले कॉलम में दो अलग अलग सर्कल्स को लिया है, एक ब्लू सर्कल, दूसरा रेड सर्कल। हम देख सकते हैं कि दोनों ही सर्कल एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक डिसिप्लिन अपने बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है इस केस में, और यही मल्टीडिसिप्लिनरिटी को इंटरडिसिप्लिनरिटी से अलग करता है। क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में बाउंड्रीज साझा किए जाते हैं और एक नवीन अनुशासन का क्रिएशन होता है। ये सारी चीज़ें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में नहीं होती हैं। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट समस्याओं का समाधान करते हैं और फिर इस प्रकार वो अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही ज्ञान के निर्माण का प्रयास करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपने अंदर अच्छे तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।